study about apoptosis. Another name of apoptosis is programmed cell death. तो अगर हम एपोप्टोसिस के बारे में देखते हैं तो एपोप्टोसिस से ही रिलेटेड एक और टर्म आता है जिसका नाम है नेक्रोसिस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस जो है ये एक्सीडेंटल सेल डेथ है, प्री मैच्योर सेल डेथ है, मतलब मैच्योरेशन से पहले ही सेल की डेथ हो जाती है। जबकि अगर हम एपोप्टोसिस के बारे में देखें तो एपोप्टोसिस जो है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। एपोप्टोसिस पहले से ही डिटरमाइंड होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। नेक्रोसिस जो है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पे आपका एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, जबकि एपोप्टोसिस एनर्जी डिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस बेसिकली इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए सेल कोई केमिकल से एक्सपोज हो जाता है या फिर कोई टॉक्सिन से एक्सपोज हो जाता है, तब बेसिकली हम नेक्रोसिस देखते हैं। और नेक्रोसिस के दौरान जो इवेंट होता है वो होता है कि सबसे पहले सेल स्वेल करेगा, फिर रप्चर करेगा, मतलब वो टूट जाएगा, उसके बाद फिर वो आसपास के सेल को भी अफेक्ट करेगा। सिंस आसपास के सेल को भी अफेक्ट करेगा तो इसलिए ये इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है। जब सेल रप्चर होता है तो उसके अंदर का जो भी कंटेंट है, साइटोप्लाज्म है या जो भी कंटेंट है, वो स्पिल ओवर हो जाता है आसपास के सेल को, फिर वो अफेक्ट करता है जिससे कि इन्फ्लेमेशन होता है। जबकि एपोप्टोसिस में सबसे पहले सेल का कॉम्पैक्ट होता है, सेल पहले श्रिंक होने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ब्लैबिंग होती है, उसके बाद क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है, फिर डीएनए टूटते हैं और उसके बाद लास्ट में ये सब कुछ एपोप्टोटिक बॉडी के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। जैसे ये सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद उसे माइक्रोफेज जो है वो इनगल्फ कर लेगा। तो एक टर्म आता है जो कि आपने सुना भी होगा, ईट मी सिग्नलिंग। सो बेसिकली ईट मी सिग्नलिंग है क्या, वो हम देखते हैं। सो ईट मी सिग्नलिंग में ये होता है कि हमारे पे एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है फोस्फाटिडिलसीरीन। ये यहाँ इस डायग्राम में पिंक कलर में शो हो रखा है। अगर आप लाइव सेल में देखें तो फोस्फाटिडिलसीरीन जो है वो इनर लीफलेट पे है, मतलब नीचे वाली मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। पर अगर मान लीजिए जब सेल को एपोप्टोसिस में जाना होता है तो ये जो फोस्फाटिडिलसीरीन है ये आउटर मेम्ब्रेन पे आ जाएगा, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन पे आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बाहर वाली मेम्ब्रेन पे कोई भी फोस्फाटिडिलसीरीन नहीं है, सारे पिंक कलर वाले नीचे ही है। जबकि जब एपोप्टोसिस होना होता है तो ये फोस्फाटिडिलसीरीन आउटर मेम्ब्रेन पे आ जाता है। जैसे ही आउटर मेम्ब्रेन पे आ जाएगा उसके बाद मैक्रोफेज इसे आइडेंटिफाई कर लेगा और इसके बाद फिर इसे एनगल्फ कर लेगा और फिर एपोप्टोसिस हो जाएगी। ये प्रोसेस इतनी साफ सफाई से होता है कि सेल का कोई भी कंटेंट बच नहीं पाता है। मैक्रोफेज सारे कंटेंट को, सारे सेल को एनगल्फ कर लेता है। सो इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं ईट मी सिग्नलिंग, और इसका दूसरा नाम है एफिरोसाइटोसिस। एफिरोसाइटोसिस को एपोप्टोटिक सेल फैगोसाइटोसिस भी कहा जाता है। इस डायग्राम में देखें तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बीच में बेसिक डिफरेंस बता रखा है। अगर आप दोनों में देखें, ये नेक्रोसिस का इवेंट चल रहा है, ये एपोप्टोसिस का इवेंट चल रहा है, इसमें आप देखेंगे ब्लैब्स फॉर्म हो रहे हैं, जबकि एपोप्टोटिक सेल में भी ब्लैब्स फॉर्म हो रहे हैं। पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो ब्लैब है ये बाद में फ्यूज़ हो गया एक दूसरे से, जबकि यहाँ पे कोई भी ब्लैब फ्यूज़ नहीं हुआ है। और जो अंदर का जो भी सेल कंटेंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ब्लैब में। सो ये जो कंडेंसेशन हो रहा है सेल का, उसका जो भी ऑर्गेनल है वो ब्लैब में भी जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो ब्लैब है वो फ्यूज़ हो गया है। एट लास्ट नेक्रोसिस में सेल रप्चर कर जाएगा और जो भी अंदर का कंटेंट है वो बाहर रिलीज़ हो जाएगा। जबकि एपोप्टोसिस में ऐसा नहीं होगा, ये ब्लैब फिर एक एक करके टूट जाएंगे और ये अंदर का जो भी सेल का कंटेंट है वो इक्वली इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसको हम एपोप्टोटिक बॉडी कहते हैं। लास्ट में इसको मैक्रोफाज इनगल्फ कर लेगा। तो ये एक इवेंट है। एपोप्टोसिस में कौन कौन सा इवेंट होता है, ये सबसे पहले नॉर्मल सेल देख पा रहे हैं, इसके बाद सेल की श्रिंकिंग होगी, क्रोमेटिन जो है वो उसका कंडेंसेशन होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि मेम्ब्रेन जो है उसमें ब्लैबिंग फॉर्म होने लग जा रही है और ऑर्गेनल जो है डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ये जो अंदर के जो भी ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब टूटने लग गया है। इसके बाद फिर न्यूक्लियस और ऑर्गेनल जो है कोलैप्स हो जाएगा और मेम्ब्रेन में ब्लैबिंग कंटिन्यू होती रहेगी।
ये कंटिन्यू होते होते जब बहुत ज़्यादा श्रिंकेज हो जाएगी, उसी को हम एपोप्टोटिक बॉडी कहेंगे। एट लास्ट इसको मैक्रोफाज जो है वो इनगल्फ कर लेगा। सिंस यहाँ पे जो है कोई भी कंटेंट सेल का बाहर नहीं निकला है, इसलिए कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। सो ये पूरा एक प्रोसेस है, एक इवेंट है एपोप्टोसिस में। एपोप्टोसिस में हमने सबसे पहले ये बोला कि एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ये अगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, इसका मतलब बेसिकली कोई जीन है जो इसे रेगुलेट कर रहा होगा, जीन डिसाइड कर रहा होगा कब सेल को एपोप्टोसिस में जाना है और कब नहीं जाना है। सो बेसिकली जो जीन है वो 3 टाइप के होते हैं जो कि एपोप्टोसिस को डिसाइड करते हैं कि कौन से सेल को कब एपोप्टोसिस पे जाना है। सो वो जो 3 टाइप के जीन है वो है सेंसर्स, प्रो एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक। सेंसर से हमें समझ में आ रहा है वो जीन जो सेंस करते होंगे। तो सेंस करने वाले जो जीन है उसके कुछ एग्जाम्पल है बिम, बिड, बैड, नॉक्सा एंड पूमा। ये कुछ एक ही टाइप के राइमिंग वाले जीन है, जैसे कि बिम, बिड, बैड। दूसरा जो जीन आता है वो है प्रो एपोप्टोटिक जीन। नाम से समझ में आ रहा है ऐसा जीन जो कि एपोप्टोसिस को प्रमोट करता हो। तो जो एग्जाम्पल है जीन के जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है वो है P53, बैक, बैक्स एंड BCL-XS। और जो तीसरा टाइप का जीन आता है वो एंटी एपोप्टोटिक है। नाम से समझ में आ रहा है ऐसे जीन जो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हो, जो एपोप्टोसिस को रोकते हो। सो ऐसे जीन है BCL2, MCL1 और BCL-XL। सो इसमें आप याद कर सकते हैं कि सभी के लास्ट में LLL आ रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि BCL फैमिली जो है वो प्रो एपोप्टोटिक की तरह भी काम कर सकती है और एंटी एपोप्टोटिक की तरह भी काम कर सकती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं BCL फैमिली का जो XS वाला जीन है वो प्रो एपोप्टोटिक की तरह काम कर रहा है, जबकि BCL-XL जीन BCL फैमिली का ही है पर ये एंटी एपोप्टोटिक की तरह काम कर रहा है। एपोप्टोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट प्ले करता है वो करता है कैस्पेसिस। कैस्पेसिस एक बेसिकली प्रोटीन होता है। कैस्पेसिस का जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएसिस। नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा प्रोटीन होगा जो कि सिस्टीन रिच होगा और ये एस्पार्टेट पे क्लीव करता हुआ, एस्पार्टेट पे कट करता हुआ। सो ये एंजाइम्स है, बेसिकली ये प्रोटीन है और ये सिस्टीन के बने होते हैं और ये क्लीव करते हैं C टर्मिनल, एस्पार्टेट के C टर्मिनल पे ये क्लीव करते हैं। 12 से भी ज़्यादा कैस्पेसिस आज तक आइडेंटिफाई हुए हैं। अगर हम डिवाइड करें कैस्पेसिस को तो हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इनिशिएटर कैस्पेसिस और इफेक्टर कैस्पेसिस। इनिशिएटर कैस्पेसिस वो होते हैं जो कि अपने आप इनिशिएट करते हैं, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है खुद से जो एक्टिविटी है वो इनिशिएट करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, वो है कैस्पेसिस 2, 8, 9 एंड 10। जबकि इफेक्टर कैस्पेसिस जो होते हैं ये खुद से एक्टिवेट नहीं होते हैं, इसे इनिशिएटर कैस्पेसिस एक्टिवेट करते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल है 3, 6, 7, 14। इफेक्टर कैस्पेसिस का दूसरा नाम है एक्सिक्यूशनर्स कैस्पेसिस। सो अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली कैस्पेसिस काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जो सेल में कैस्पेसिस जो है वो इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव कैस्पेसिस को हम कहते हैं प्रो कैस्पेसिस। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए सिग्नलिंग आई कि कैस्पेसिस को एक्टिवेट होना है, तो जब इसको ट्रिगर होता है कि अब मुझे एक्टिवेट होना है, तो सबसे पहले कैस्पेसिस क्या है टूट जाएगा और जो टूटने के बाद ये दो पार्ट में टूटेगा। एक ये बनाएगा स्मॉल सब यूनिट और एक ये बनाएगा लार्ज सब यूनिट। सो ये 2 चीज़ बना रहा है तो इसलिए हम इसको डाइमर कह सकते हैं, पर ये दोनों अनइक्वल है, एक स्मॉल बना रहा है एक लार्ज बना रहा है, तो इसको हम हीट्रोडाइमर कह सकते हैं। सो ये जो है ये हीट्रोडाइमर पहले फॉर्म करेगा जो कि इनिशिएटर कैस्पेसिस बनाएगा। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि इनिशिएटर कैस्पेसिस इफेक्टर कैस्पेसिस को एक्टिवेट करता है, तो सेम ऐसे ही इफेक्टर कैस्पेसिस में भी सेम इवेंट होगा कि वहाँ का भी कोई कैस्पेसिस पहले 2 पार्ट में टूटेगा, एक स्मॉल सब यूनिट बनाएगा एक लार्ज सब यूनिट बनाएगा, वो भी हीट्रोडाइमर बनाएगा। तो इनिशिएटर कैस्पेसिस का हीट्रोडाइमर और इफेक्टर कैस्पेसिस का हीट्रोडाइमर ये दोनों मिल के टेट्रामर बनाएंगे, और जब ये फाइनली टेट्रामर बन जाएगा तब ये कैस्पेसिस एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद ये
फाइनली एपोप्टोसिस कराएगा। पर मान लीजिए कैस्पेसिस नहीं होंगे, कैस्पेसिस काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली हमने देखा कि कैस्पेसिस एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अगर कैस्पेसिस काम नहीं करेंगे तो एपोप्टोसिस नहीं होगा। अगर एक सेल का एपोप्टोसिस नहीं होता है, इसका मतलब वो सेल अमर हो जाएगा, कभी वो मरेगा ही नहीं। ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं होता है, हम अमर नहीं हो सकते हैं। तो डेफिनेटली कोई कुछ और टर्म होगा, हम उसे कुछ और कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्यूमर। वो बेसिकली कैंसर कॉज करेगा। तो अगर कैस्पेसिस काम नहीं करेगा तो ये आपका ट्यूमर डेवलपमेंट करेगा। पर ट्यूमर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि कैस्पेसिस की इनएफिशिएंसी ही रिस्पॉन्सिबल हो, सेल साइकिल भी रिस्पॉन्सिबल होता है, म्यूटेशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसकी वजह से ट्यूमर का डेवलपमेंट होता है। पर हाँ, एक बेसिक और की फैक्टर जो है वो कैस्पेसिस का भी है। अगर कैस्पेसिस काम नहीं करेगा तो सेल की डेथ नहीं होगी, सेल अल्टीमेटली ट्यूमर बन जाएगा। तो अगर हमारे केस में देखें तो जैसा हमने देखा कि कैस्पेसिस होता है, कैस्पेसिस काम कैसे करता है, सेम ऐसे ही प्लांट और फंजाई में भी कैस्पेसिस होता है। और जो प्लांट और फंजाई में कैस्पेसिस होता है उसको हम मेटा कैस्पेसिस कहते हैं। हमारे में जो कैस्पेसिस था वो सिस्टीन रिच था और वो एस्पार्टेट पे क्लीव करता था, जबकि यहाँ पे आर्जिनिन और लाइसिन स्पेसिफिक कैस्पेसिस होता है। तो मैकेनिज्म की बात करें तो एपोप्टोसिस का बेसिकली दो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एपोप्टोसिस होता है। पहला मैकेनिज्म जो है वो है इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बेसिकली इंटरनल डैमेज के कारण होता है। अब अगर ये इंटरनल डैमेज के कारण है तो इसलिए इसको कोई रिसेप्टर की जरूरत नहीं है, खुद से ही अपने आप ही सिग्नल आएगा कि सेल को एपोप्टोसिस में जाना है। जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये होगा कि सेल का जब टाइम आ जाएगा कि उसे एपोप्टोसिस में जाना है तो बाहर से कोई सिग्नल आएगा और उसके थ्रू जो सेल है वो एपोप्टोसिस में जाएगा। सिंस बाहर से सिग्नल आएगा तो इसके लिए सिग्नल को कैच करने के लिए रिसेप्टर मस्ट है, रिसेप्टर की ज़रूरत है। तो अगर हम सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो इंट्रिंसिक पाथवे का दो और भी नाम है जो कि है कैस्पेस डिपेंडेंट इंट्रिंसिक पाथवे और इसका दूसरा नाम भी है माइटोकॉन्ड्रियल एपोप्टोसिस। सो बेसिक रीज़न क्या है इंट्रिंसिक पाथवे का? बेसिक रीज़न है कि इंट्रासेलुलर डेथ, सिग्नलिंग हो सकती है, जैसे कि डीएनए डैमेज हो सकता है, बायोकेमिकल स्ट्रेस हो सकता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जनरेशन हो सकता है, ऑन्कोजेनिक स्ट्रेस हो सकता है, वायरस अटैक हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से जो सेल है वो इंट्रिंसिक पाथवे में जाएगा। तो अगर हम मैकेनिज्म देखें इंट्रिंसिक पाथवे की तो इसमें सबसे पहले होता क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो जीन है, एक है बैक और एक है BCL2 और BCL-XL। अभी मैंने आपको बताया कि BCL2 और BCL-XL एंटी एपोप्टोटिक की तरह काम करते हैं, जबकि BAX और BAK ये जो है ये प्रो एपोप्टोटिक की तरह काम करते हैं। तो अगर सेल को एपोप्टोसिस में नहीं जाना है, जब सेल नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक इन दोनों का बैलेंस बना रहता है। इन दोनों का बैलेंस बना रहता है तो फिर सेल नॉर्मल रहता है और अपना काम करता है। पर मान लीजिए जब सेल को एपोप्टोसिस में जाना है तो जैसे कि अभी मैंने आपको जीन में बताया था कि सेंसर्स वाले भी कुछ जीन होते हैं, बिम, बिड, बैड। तो उसमें से एक एग्जांपल ये है बैड का। तो बैड क्या करेगा, सबसे पहले सिग्नलिंग उसको मिलेगी कि अब सेल को एपोप्टोसिस में चले जाना चाहिए। तो बैड क्या करेगा, बैड यहाँ BCL2 और BCL-XL के ऊपर जाके बैठ जाएगा। जैसे ही बैड BCL2 और BCL-XL के ऊपर जाके बैठेगा तो ये जो है ये आपका एंटी एपोप्टोटिक की तरह काम कर रहा था, अब ये एंटी एपोप्टोटिक की तरह काम नहीं कर पाएगा। इसका फंक्शन जो है ये बैड रोक देगा। सिंस इसका फंक्शन बैड रोक देगा तो अब बैक और बैक्स को रोकने वाला कोई नहीं है, ये फ्री हो जाएगा। जब ये प्रो एपोप्टोटिक जीन फ्री हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ओलिगोमराइजेशन कर देगा। मतलब अपने जैसे ही कुछ और को बुला के ये ओलिगोमराइजेशन करेगा। ओलिगोमराइजेशन से क्या होगा कि ये एक होल क्रिएट कर देगा माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर सेल पे। जैसे ये होल क्रिएट करेगा तो डेफिनेटली बाहर का कंटेंट अंदर आ पाएगा और अंदर का कंटेंट बाहर जा पाएगा, क्योंकि बैक और बैक्स में होल क्रिएट कर दिया है। तो होल क्रिएट करने से क्या होगा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में
माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोक्रोम सी पाया जाता है। तो अब ये साइटोक्रोम सी जो है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से बाहर आ जाएगा। जैसे ही साइटोक्रोम सी बाहर आ जाएगा, ये साइटोक्रोम सी जो है ये ट्रिगर करेगा और एक्टिवेट करेगा APAF1 को। जैसे APAF1 एक्टिवेट होगा, ये और साइटोक्रोम सी ये दोनों मिलके ओलिगोमराइजेशन करेंगे और ओलिगोमराइजेशन से जो बनाएंगे वो बनाएंगे ये एपोप्टोजोम। जैसे ही एपोप्टोजोम का फॉर्मेशन होगा, ये फिर से कैस्पेसिस को एक्टिवेट करेगा। कैस्पेसिस का मैंने मैकेनिज्म बताया ही। सबसे पहले इनिशिएटर कैस्पेस एक्टिवेट होगा, फिर इफेक्टर कैस्पेसिस एक्टिवेट होगा। तो ये सबसे पहले इनिशिएटर कैस्पेस को एक्टिवेट करेगा। सो प्रो कैस्पेस 9 को, क्योंकि प्रो कैस्पेस 9 जो कैस्पेस 9 आपका इनिशिएटर कैस्पेस है, ये एक्टिवेट होगा और कैस्पेस 9 3 को एक्टिवेट करेगा। मैकेनिज्म सेम होगा कि ये भी पहले टूटेगा, हेट्रोडाइमर बनाएगा, ये भी हेट्रोडाइमर बनाएगा, फिर लास्ट में टेट्रामर बनाएंगे और एट लास्ट एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो अगर हम कुछ रिसेंट स्टडी की बात करें कैस्पेसिस के बारे में, तो कैस्पेसिस 3 का ओवर एक्टिवेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एपोप्टोसिस कराएगा। सिंपल सी बात है, ये हमने अभी देखा ही। पर अगर कैस्पेसिस 3 का ओवर एक्टिवेशन न्यूरॉन्स में होगा तो फिर वो अल्जाइमर डिजीज़ कॉज कर देगा। अगर हम इन्फ्लेमेटरी कैस्पेसिस की बात करें तो वो होते हैं कैस्पेसिस 1, 4, 5, 11 एंड 12। अब हम दूसरे मैकेनिज्म पे आते हैं। दूसरा मैकेनिज्म जो है वो इजी है। दूसरे मैकेनिज्म का नाम है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसका 2 और नाम है, दैट इज़ कैस्पेस डिपेंडेंट एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड डेथ रिसेप्टर पाथवे। नाम से पता चल रहा है रिसेप्टर होगा इसके पास, और अगर रिसेप्टर है तो फिर लाइगेंड भी होगा, क्योंकि अगर रिसेप्टर पे लाइगेंड बाइंड नहीं करेगा तो फिर आगे का प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। तो इसमें भी ये है कि अगर एपोप्टोसिस में जाना है सेल को तो सबसे पहले कुछ सिग्नलिंग मिलनी चाहिए। तो सिग्नलिंग किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। वो रेडिएशन हो सकता है जैसे कि एक्सरे, गामा रे, हीट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये सब चीज़ जो है ये ट्रिगर करेंगे एपोप्टोसिस के लिए। जब ये ट्रिगर करेंगे एपोप्टोसिस के लिए तो ये जो है ये आपका एक तरीके से लाइगेंड की तरह काम कर रहा होगा, और अगर लाइगेंड होगा तो फिर रिसेप्टर भी होगा। तो रिसेप्टर जो होता है इसमें बेसिकली वो होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर 1 या फिर फैज रिसेप्टर। ये जो है ये रिसेप्टर की तरह काम करेगा और ये लाइगेंड की तरह काम करेगा। ये लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और जब लाइगेंड और रिसेप्टर की बाइंडिंग होगी तो रिसेप्टर जो है वो 2-3 और रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा और फाइनली जो है वो कैस्पेसिस को एक्टिवेट कराएगा और एपोप्टोसिस हो जाएगी। इस डायग्राम में देखिए कि एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसे चल रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रिसेप्टर होगा, ये जो ग्रीन है ये आपका सेल मेम्ब्रेन मानिए इसे, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ये रिसेप्टर अभी खाली है, अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब सेल अभी लिविंग कंडीशन में है। अब क्या होगा कि जैसे ही कोई लाइगेंड आएगा, जैसे कि ये फैज रिसेप्टर है, अगर ये फैज रिसेप्टर है तो लाइगेंड जो आएगा इसी का ही आएगा, दैट इज फैज लाइगेंड। तो जैसे ही फैज लाइगेंड अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये अपने जैसे ही 2-3 और रिसेप्टर को बुला लेगा। जैसे ही ये अपने और रिसेप्टर को बुलाएगा ये FADD का रिक्रूटमेंट करेगा। FADD इज फैज एसोसिएटेड प्रोटीन विथ डेथ डोमेन। अब जैसे ही ये FADD आ जाएगा ये आपका फिर से इनिशिएटर कैस्पेस को बुलाएगा, फिर इफेक्टर कैस्पेसिस को बुलाएगा। यहाँ पे जो इनिशिएटर कैस्पेस है वो है 8, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया वाले में इनिशिएटर कैस्पेस था 9। तो यहाँ पे कैस्पेस 8 आएगा, उसके बाद फिर कैस्पेस 3 आएगा और उसके बाद एपोप्टोसिस हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी वही मैकेनिज्म चलेगा जो कि मैंने लास्ट मैकेनिज्म बताया था। हेट्रोडाइमर बनेगा इसका भी हेट्रोडाइमर बनेगा, फिर टेट्रामर बनेगा और लास्ट एपोप्टोसिस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये रिसेप्टर, FADD और कैस्पेस 8 ये तीनों मिला के डिस्क का फॉर्मेशन करते हैं। डिस्क जो है वो है डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये याद रखेगा, इस मैकेनिज्म में एक्सट्रिंसिक पाथवे में डिस्क का फॉर्मेशन होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल वाले में एपोप्टोजोम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लाइगेंड कुछ भी हो सकता है, साइटोकाइन हो सकता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो सकता है, या फिर फैज लाइगेंड हो सकता है। और रिसेप्टर यहाँ पे अगर साइटोकाइन है तो साइटोकाइन का रिसेप्टर होगा,
अगर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का रिसेप्टर होगा, और फैज है तो फैज का रिसेप्टर होगा। जैसे कि इस वाले केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइगेंड फैज है, फैज एल अगर लाइगेंड है तो यहाँ पे रिसेप्टर भी फैज का ही होगा। तो सेम ऐसे ही जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है दो तरीके से ट्रिगर होते हैं। रिसेप्टर दो हो सकते हैं, या तो FADD हो सकता है या तो TADD हो सकता है। मतलब यहाँ पे या तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का रिसेप्टर होगा या फिर फैज का रिसेप्टर होगा। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, जैसे कि फैज का था वैसे ही TNF का भी सेम ही मैकेनिज्म है, बस यहाँ पे FADD बना था, यहाँ TADD बना है। सेम वही मैकेनिज्म है जो कि FADD का था। यहाँ पे भी पहले ये रिसेप्टर नॉर्मल प्रेजेंट है, जैसे ही यहाँ पे इसका लाइगेंड आएगा जो कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, जैसे ही ये इससे बाइंड करेगा यहाँ पे और दो रिसेप्टर कंबाइन हो जाएंगे। फाइनली ये TADD को रिक्रूट करेंगे, फिर यहाँ पे इनिशिएटर कैस्पेज 8 आएगा, फिर 3 आएगा और अल्टीमेटली एपोप्टोसिस हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम डिस्क का फॉर्मेशन हुआ है जैसे कि पिछले वाले मैकेनिज्म में हमने देखा था। तो ये लास्ट स्लाइड है, इसमें ये है कि ये दोनों मैकेनिज्म एक साथ दिखा रखा है, और कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ओवरलैप करते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि अभी जैसे हमने बात किया कि एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसे चलता है, ये रिसेप्टर है, यहाँ पे लाइगेंड बाइंड किया होगा, डिस्क का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद इनिशिएटर कैस्पेज आए, फिर इफेक्टर कैस्पेजेस आए और अल्टीमेटली एपोप्टोसिस हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जो ये कैस्पेज 8 है ये एक तरीके से बिड की तरह भी काम कर रहा होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको माइटोकॉन्ड्रियल वाले में बताया कि वहाँ पे बिड था, बिड जो था वो आपका एंटी एपोप्टोटिक के ऊपर जाके बैठा और फिर उसने एंटी एपोप्टोटिक का फंक्शन को बंद कर दिया। जैसे ही एंटी एपोप्टोटिक बंद हुआ फिर प्रो एपोप्टोटिक एक्टिवेट हो गया, फिर साइटोक्रोम C बाहर निकला और एट लास्ट एपोप्टोजोम बना और लास्ट में एपोप्टोसिस हुई। तो सेम जो बिड का काम था यहाँ पे वो कैस्पेज 8 भी कर सकता है। तो ये एक ऐसा पाथवे है जहाँ पे ये दोनों पाथवे ओवरलैप हो रहा है। अल्टीमेटली लास्ट में आपका इनिशिएटर कैस्पेज आएगा, फिर इफेक्टर कैस्पेज आएगा और एट लास्ट एपोप्टोसिस हो जाएगी।